नमस्कार दोस्तों, मैं सेंटू कुमार, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ और आज का जो विषय है वो हमारा ईपीएस 95 के लेकर है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके अंदर इसके अंदर आपकी फैमिली कवर होती हैं, आपके जो परिवार है, बच्चे हैं, ये सब कवर होते हैं। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको इसके एक-एक चीज़ को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये किन-किन लोगों को मिलता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी जो अपेक्षाएँ हैं वो कैसे है। तो आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखेंगे कि इसको एलिजिबिलिटी है या कैसे होता है। पिन करके रखा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईपीएस 95 के मुख्य विशेषताएं। लगभग ये देखा है दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए है जिनका सर्विस जो है वो 10 वर्ष हो चुका है या फिर 9.5 ईयर्स हो चुका है। यानी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या अलग अलग कंपनी में भी काम किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर आपका सर्विस जो है ओवरऑल सर्विस काउंट होता है यहाँ पे, तो अगर आपका जो सर्विस है वो अगर 10 वर्ष हो चुके हैं या फिर 9.5 वर्ष भी हो चुके हैं तो आप जो है पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। क्योंकि जो आपका एज है वो 58 साल से ही आपका जो पेंशन है वो मिलता है, बिफोर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 10 वर्ष कर चुके हैं या 9.5 साल भी हो गया है और आपका उम्र जो है वो 58 अभी नहीं हुआ है तो आप भी इसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 10 ईयर्स के बाद में आप जो है पेंशन के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप समझेंगे कि जो हमारा पेंशन का पैसा है वो कितना अंशदान में जाता है। तो हम बता सकते हैं आपको कि जो पेंशन का पैसा है वो आपका मूल सैलरी यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक वेजेस है, उसका जो एम्प्लॉयर आपको 8.33% हमें देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। आपको जो पेंशन में 8.33% ही जाता है। और उसके बाद में इसका फायदा ये है कि जो ये 16 नवंबर 1995 के तहत शुरू किया गया था ईपीएफओ के द्वारा, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको काफी फायदा है। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इन द सर्विस करते हुए अगर किसी का मौत हो जाती है या फिर वो परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है तो इनका लाभ जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से किया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि आपको विधवा पेंशन जो है वो आप ले सकते हैं, बच्चों के पेंशन ईडीएलआई के तहत मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अगर परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, जैसे कि पाँव टूट जाना या फिर अपाहिज पूरी तरह से हो जाना, तो उसके लिए ये समय सीमा निर्धारित नहीं है। उसके लिए 58 साल नहीं है, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि वैसे व्यक्ति के लिए जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया है उसके लिए 58 साल का मैटर नहीं है। उसके लिए आप जब होते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, भगवान करे किसी के साथ, लेकिन अब क्या करेंगे, होने को कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला था बताने का कि यदि आप नॉर्मल हैं तो आप 10 ईयर सर्विस कर चुके हैं तो आपको जो 58 साल पे पेंशन होगा, आपको पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं उसको। अब हाँ, फॉर्म 19 आप भर के अपना पूरा पैसा उठा सकते हैं, लेकिन 10C नहीं विड्रॉल कर सकते। उसके लिए 10D अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये एक अलग टॉपिक है। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला लगाया जाता है जो कि पेंशन योग्य सेवा गुने पेंशन योग्य वेतन बराबर भागा 70। अब ये समझते हैं हम इसका उदाहरण के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई एक व्यक्ति है, कोई जैसे मान लीजिए कि वन पर्सन है और अगर वो क्या है कि 35 ईयर्स काम किया है किसी कंपनी में, 35 ईयर्स अगर आप किसी कंपनी में काम किया है तो उसमें क्या है कि उसको जो महीने का लास्ट 12 महीना जो है, यानी लास्ट 12 मंथ्स जो है वो उनका जो है कैलकुलेशन जो है वो इनका जहाँ देखेंगे हम लोग कि पेंशन योग्य सेवा कुल सर्विस जो है अधिकतम 35 ईयर्स है। तो आप 35 ईयर्स के भी हो चुके हैं या फिर 30 ईयर्स के भी हैं तो आपकी जो टोटल सैलरी की बात कर जाए यहाँ पे पूरा अधिकतम जो है वो कुल सेवा वर्ष यानी कि जो आपका सर्विस है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए या 30 का भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस विषय पर ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको इसको मतलब कि पूरी इसको एप्लीकेबल ना माने, ये जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए कि हम कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पेंशन योग्य अधिकतम वर्ष 35 ईयर्स है और उसका अंतिम 12 महीने का औसत मासिक वेतन अधिकतम 15 वर्ष है, तो हम उसको उदाहरण के कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे 30 करेंगे, 30 करने के बाद में 30 इंटू 15,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, यानी कि इनका जो ये 30 जो है ये इनका सर्विस हो गया 30 वर्ष का, गुना इनका जो लास्ट जो 8 घंटे का जो इनका कंपनी ने वेजेस लगाया था वो था 15,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 70, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 70 ये फॉर्मूला है दोस्तों पेंशन का 70, तो आपको 70 लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसका जो आंसर आएगा वो 6428 आएगा, 6428,
ये आपका जो है, अगर किसी व्यक्ति का 25 वर्ष है, किसी व्यक्ति का अगर 20 वर्ष का सर्विस है, तो उसका लास्ट जो 12 महीने का जो वेजेस है, ये डिपेंड करता है कि उसका लास्ट का 12 महीने का वेजेस क्या था। तो किसी में 15,000 का हो सकता है, किसी में 12,000 का भी हो सकता है, किसी का 10,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके सर्विस के ऊपर। पर अब भागा जब मारेगा 70, तो आपका रियल यही आएगा। तो आप इस विशेष रूप से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है दोस्तों। अब हम चलते हैं, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे इस सब्जेक्ट को। यदि फिर भी अगर आपको डाउट है इसमें समझने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिया रहेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस उदाहरण में कर्मचारी की प्रति माह 6429 की पेंशन मिलेगी। ये एक मतलब आपको एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको ये मिलेगा, आपकी ये सर्विस में क्या एप्लीकेबल है उसके हिसाब से ये काउंट होता है। अब हम मान लीजिए कि जो सर्विस है वो आपको 58 ईयर्स आपका एज है, उस समय से आपका जो है ये एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है ना। और 10 ईयर्स का जो सर्विस है वो पूरा होना चाहिए। 9.5 ईयर्स का भी होगा तो भी इसको आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब समझते हैं इसके बारे में। जो मेन चीज है, अगर देखा जाए तो जो आपका अंशदान की बात है, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को नियोक्ता बोला जाता है। जो आपकी कंपनी है वो अंशदान 8.33 से बढ़ाकर अभी 12% कर दिया गया है। आशा करते हैं कि ये होने वाला है ऐसा, लेकिन मतलब जहां तक मुझे मेरे सुनने को मिला था ऐसा 12% होने वाला है। अगर ये 12% नहीं भी होता है तो भी आपका 8.33% तो है ही, और ये रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई समझने वाली बात और इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। आपको ये ईपीएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर किस किस चीज में आपको काम आएगा। ये सामाजिक सुरक्षा यानी बुढ़ापे में आर्थिक निर्भरता में काम करता है। परिवार सुरक्षा यानी विधवा और बच्चों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ही चीज है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है कि अपना नॉमिनी कृपया फिल कर लें। जैसे हम अपना ईवन नंबर लॉगिन करते हैं, तो ये नंबर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइल ई नॉमिनेशन। तो जो फाइल ई नॉमिनेशन है उसको हल्के में ना लें कृपया करके। इसको अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कृपया अपने वाइफ का डाल दें, नॉमिनी शेयर भी डाल देंगे। और ये आपका शादी नहीं हुआ है तो आप घर में किसी का भी ले सकते हैं, डिपेंडेंट फादर, डिपेंडेंट मदर, ये जैसे कि आपका माँ या फिर पिता। लेकिन नॉमिनी कराना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि नॉमिनी ऐसा चीज है कि आपको इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंगे तो ही जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नॉमिनी वाला जो कार्य है ये बहुत ही जरूरी है। यूं ही ईपीएफओ मूर्ख नहीं है कि हम जब लॉगिन करते हैं अपना ईवन नंबर पासवर्ड डाल के तो वहाँ पे फाइल ई नॉमिनेशन का विकल्प आता है। वो यूं ही नहीं है, वो बेकार नहीं है, वो बहुत काम की चीज है, पर हम लोग उसको समझते नहीं है। हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, और हम लोगों को तो पैसा उठाने से मतलब है। 2,000, 4,000, 10,000, 15,000 जो भी जिसको उठाना है उठा लेता है और अपना काम खत्म कर लेता है। लेकिन कृपया करके फाइल नॉमिनेशन करके उसको डिजिटल सिग्नेचर जरूर करके पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख ले, क्योंकि दोस्तों काम करते समय में किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो कृपया इस चीज को आप अच्छे से समझते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हल्का में लेने वाला चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया अगर आप यूटीएलए की स्कीम चाहते हैं तो कृपया करके आप फाइल ई नॉमिनेशन जरूर कर लें, क्योंकि ई नॉमिनेशन बहुत ही मैटर करता है इन सभी चीजों में। जब कुछ नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब होता है तो कौन किसके पीछे भागता है। तो ये आप अच्छे तरह से जानते होंगे, होशियार है, पढ़े लिखे होंगे। तो आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी हमारे बात को सब समझ सकते होंगे। तो कृपया ई नॉमिनेशन जरूर करा लें, क्योंकि आपको यूटीएलए के तहत आपको स्कीम मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। तो विशेष रूप से इन सभी चीजों को समझ लिए होंगे आशा करते हैं, और यदि आप नहीं समझे होंगे तो कृपया इसको नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो हमारा पेंशन जो है वो कैसे होता है, तो हम इसको लाइव प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से हम स्किप करते हैं और यहाँ पे हम चलेंगे, आपको हम फिर से यहाँ पे हम चलेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे हम सर्च करेंगे पीपीओ इंक्वायरी। अभी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे एपीएस 95 का स्कीम का लाभ लिया जाता है। यहाँ पे आएंगे हम पीपीओ इंक्वायरी में। जैसे हम पीपीओ इंक्वायरी में आएंगे, यहाँ थोड़ा घूमेगा, थोड़ा वेट करेंगे पेज खुलने तक। यहाँ पे दोस्तों आ गया है। अब हमें जो देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे ईपीएस का लाभ कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे इस पोर्टल पे आएंगे, पीपीओ इंक्वायरी देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका एम्प्लॉय पेंशन का आपका जो है ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आपको पीपीओ इंक्वायरी पेमेंट इंक्वायरी पे आना है। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑफिस चुनना है आपका, जिस क्षेत्र से मतलब आप जिनके लिए काम करते होंगे या फिर जिनका भी काम करेंगे आप। तो ये जैसे मान लीजिए मेरा मुजफ्फरपुर का है तो मैंने यहाँ चुन लिया। यहाँ पीपीओ नंबर डालना है, तो पीपीओ नंबर आपको दोस्तों वो डालना है, ठीक है ना। पीपीओ नंबर आपको दोस्तों वो डालना है जो आपके पास में होगा। तो ये विशेष रूप से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ एक पीपीओ नंबर डाल के, जो कि मेरा पीपीओ नंबर यहाँ पे है।
जैसे यहाँ पे पीपीओ नंबर, जैसे आपका 5 अंक 6 अंक का पीपीओ नंबर रहता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 00 रहेगा। यदि आपका पीपीओ नंबर 3 अंक का है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे। इसमें आपको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जिसका है उनका डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे, तो आप इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि आप में भी ऐसा मतलब कि आप में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, जिनका भी डेट है वो डालेंगे और इंक्वायरी करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मैंने इनका डेट डाल दिया है। अब हम यहाँ पे कैप्चर को फिल करेंगे। यहाँ डालने के बाद में जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ लिखा है क्लिक लेफ्ट साइड मेनू टू व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक पीरियड का पेज खुलेगा। दोस्तों ये देखिए ईपीएस का है, इन्होंने अपना जो है ये सर्विस पूरा अपना 10 साल कर चुके हैं, ये 10 साल से भी अधिक किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं इनको हर एक महीना इनके अकाउंट में 3603 रुपये जा रहे हैं। मतलब आप यहाँ देख लीजिए, इनका हर एक महीने का है। आपको मैं शुरू से दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मंथ है और ये ईयर है। ये इनका पीपीओ नंबर है और ये व्यक्ति पर्सन का नेम है जिनका ये पीपीओ नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर है और सुपर निवेशन, यानी कि इन्होंने अपना अवधि पूरा कर लिया है काम में। उसके बाद में यहाँ पे मंथ आता है कि कौन सा मंथ का है, अमाउंट क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हर महीना जो है इनका 3603 रुपये जो है ये इनका बना हुआ है। तो ये है तो हमारा टोटल डिटेल्स। यहाँ पे आप ईयर देख रहे होंगे, इनका रिसेंटली अभी क्रेडिट हुआ है 11वें महीना में, नवंबर महीना में इनका क्रेडिट हो चुका है 3603 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल डिटेल्स है आपको ईपीएस के बारे में कि कैसे इसके बारे में जानना है, कैसे इसको चेक करना है, कैसे इसको देखना है। यदि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर लगता है कि किसी प्रकार का डाउट है और आप लोग इस वीडियो में समझ नहीं पाए हैं तो कृपया करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईपीएस 95 हमारे भारत में अभी लगभग देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गया, क्योंकि सब किसी का लगभग देखा जाए तो अभी आज के समय में जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं देखा जाए उसमें से 90% लोगों का पीएफ कटता है और उसमें से 8.33% जो है आपका पीएफ अंशदान में भी जाता है। तो आप कृपया करके अप टू डेट रहिए, ई नॉमिनेशन फाइल करके रखिए। शादी हो चुका है तो अपने वाइफ का रखिए, अपने बच्चे का उसमें डालिए। शादी नहीं हुआ है तो उनके लिए विकल्प है फादर या मदर का नाम डाल देना, क्योंकि जैसे ही आप ई नॉमिनेशन फाइल करके रखिएगा तो आपको ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ताकि जब कुछ हो ना जाए, अगर होता है तो फिर कोई किसी का नहीं, आज के समय में कोई किसी को भागने वाला नहीं है। उस समय आपका ये थोड़ा सा मेहनत, 2 मेहनत का मेहनत आपके परिवार के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने के बाद में आप जो है इसके लिए आप अपना एलिजिबल हो जाइएगा। यदि आप 10 वर्ष से या 9 वर्ष से कम की सर्विस है तो फिर आप अपना पेंशन उठा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर अगर 10 साल कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। उस समय फिर आपको दिक्कत होगी। तो कृपया आप अप टू डेट रहिए ताकि आगे चल के किसी प्रकार के लिए आपको समस्या ना हो। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, कृपया इसको आप समझे होंगे। बाकायदा मैंने आपको लाइव डेमो भी दिखा दिया यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पे एलिजिबल के लिए कैसे इनको पेंशन मिला है हर महीना 3603 रुपये और इनका सर्विस टाइप क्या था, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो देखते